Good evening, everyone. Today we are doing class 8 Curiosity Science chapter 5 Exploring Forces part 2. Let's start the topic from non-contact force. So हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था. कॉन्टैक्ट फोर्स आपका जिसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है. नाम से पता चल रहा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब इसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट आपका नहीं हो रहा. So these are the forces whose effect can be experienced even if the object are not in contact. में ऑब्जेक्ट का जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं है. ठीक है, इन फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. फर्स्ट एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स आता है. सो मैग्नेटिक फोर्स हम क्या समझते हैं, मतलब उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है, मतलब मैग्नेट के थ्रू हो रहा होगा बेसिकली. सो डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इन क्यूरोसिटी ग्रेड 6 की हमने एक अलग सी वीडियो भी बना रखी है क्यूरोसिटी के चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स पर. सो हमने उसमें पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी. वी लर्न दैट, हमने ये सीखा है, हमें पता भी है कि मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं. मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं. वन इज़ नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज़ साउथ पोल. ये हमें पता है सभी इसके क्या है, मैग्नेट के पोल्स हैं. दीज टूज आर मैग्नेट्स पोल्स. हम जानते हैं कि लाइक पोल्स कौन से होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ. ठीक है, तो हमें पता है लाइक पोल्स हमेशा हमेशा ये करते हैं, मैग्नेट के रिपेल करते हैं. और अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ एंड साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, हमें पता है. इन अर्लियर क्लासेस ऑफ दिस बुक हमने ही पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करंट कैरिंग कॉइल ऑफ वायर होते हैं जो कि मैग्नेट के तरीके से बिहेव करते हैं. अट्रैक्शन और जो रिपल्शन है दो किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बिटवीन, वो एक पुश और पुल करते हैं. अट्रैक्शन में आपका पुल हो रहा है, पुश में आपका क्या हो रहा है, रिपल्जन हो रहा है. या सो ये भी एक फोर्स है. तो कैन यू रिकॉल दैट अ मैग्नेट कुड एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल. क्या मैग्नेट, तो हमने पढ़ा है कि मैग्नेट आपका दूसरे मैग्नेट या उसके मैग्नेटिक मटेरियल पर अपना एक्सर्ट करता है क्या, फोर्स. क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट के बिना भी वह फोर्स करता है एक्सर्ट. अब हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. सो 5.5 लेट अस टेस्ट. सो टेक 2 रिंग मैग्नेट्स ऑफ वुडन स्टिक. हमने वुडन स्टिक ली और टू आपको मैग्नेटिक रिंग लेनी है. पहले आपको मैग्नेटिक रिंग यहाँ रखनी है, उसके ऊपर आपको वुडन ब्लॉक रखना है और उस पर ही आपको सेम लाइक पोल का, मतलब मान होगा अगर ये नॉर्थ पोल है, ये वाला जो ऊपर का सर्फेस नॉर्थ पोल है, तो इसका जो नीचे का हिस्सा होगा वो भी नॉर्थ पोल होगा. ये आते हैं आपके लाइक पोल्स में. और अगर ये साउथ हुआ तो ये भी साउथ होना चाहिए नीचे का सर्फेस. तो आपको ऐसे रखना है. तो आप क्या देखोगे, वाई होल्डिंग द स्टिक इन द वर्टिकल पोजिशन ओवर अ वुडन टेबल इंसर्ट अ वन रिंग ऑन टू द स्टिक. नीचे आपको एक स्टिक पे रिंग मैग्नेट लगा देनी है एक, और दूसरी को आपको ऊपर से डालना है. ठीक है, जो कि एक क्या होना चाहिए, लाइक पोल्स होने चाहिए. सो डज द सेकेंड मैग्नेट स्टे फ्लोटिंग अबव द फर्स्ट मैग्नेट. सो यस, क्योंकि लाइक पोल्स क्या होते हैं, लाइक पोल्स आपके अट्रैक्ट नहीं होते, रिपल्स करते हैं. सो ट्राई पुशिंग द सेकंड लार्जेस्ट. अगर आपको सेकंड को आप करोगे धीरे धीरे आपको एक फोर्स मिलेगा. जब आप उसको फोर्स करोगे, आप उसको जब पुश करोगे नीचे जाने को, तो आपको एक फोर्स फील होगा. अब जब आप इसके पोल को रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो जब ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, रिवर्स होकर तो अट्रैक्ट हो जाएंगे. सो वी फाइंड दैट अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट. सो जो फोर्स एक्सर्ट होता है एक मैग्नेट के द्वारा और दूसरे मैग्नेट पर, एक मैग्नेट के थ्रू दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. ठीक है, सिंस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कहते हैं, बिकॉज इसमें कोई बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा. ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहा. सो आर देयर मोर सच फोर्सेज विच एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस. कोई और भी है जिसपे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आता है. तो येस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ये आपने बचपन में करके देखा होगा. आपको एक प्लास्टिक रूलर लेना पड़ता है, उसको आपने देखा होगा अपने स्कूल में अपने बालों पर अच्छे से रब करा होगा. फिर आपने से पेपर स्ट्रिप्स जो होते हैं उसके पास जब लेकर आते हो ना, तो वो अट्रैक्ट होते हैं. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. उसी के अंदर हम स्टैटिक चार्ज ही पढ़ने वाले हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट्स ही पढ़ने वाले हैं. सो एक्टिविटी 5.6 दैट इज एक्सपेरिमेंट. बस चैप्टर हम इस वीडियो में आज चैप्टर हम कवर कर देंगे पूरा. ठीक है, अगर आपको इसको चैप्टर की कोई एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके, पहले हम यहाँ पे इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक अ प्लास्टिक स्केल और प्लास्टिक स्ट्रॉ, अ पीस ऑफ पॉलिथीन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर. अब आपको क्या करना है, ये प्लास्टिक स्केल लेना है, प्लास्टिक स्ट्रॉ भी ले सकते हो, एक पॉलिथीन का पीस लेना है और एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर ले लो. तो आपको प्लास्टिक को पॉलिथीन पर रब करना अच्छे से. या तो आप बालों पे भी कर सकते हो या पॉलिथीन पे भी कर सकते हो. उसको टच नहीं करना लेकिन रब्ड पार्ट को.
मान लो अगर आपने यहाँ पे रब करा है तो आपको ये पार्ट को टच नहीं करना, ठीक है, वरना क्या होगा अगर आप टच करोगे तो आपके टच करने से वो जो एक फोर्स हुआ था अप्लाई वो ख़त्म हो जाएगा, आपके हाथों पर आ जाएगा। सो नाउ ब्रिंग इट टू क्लोज टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर प्लेस्ड। जल्दी से आपको ये पेपर स्ट्रिप देनी है और उनके पास आपको लेकर आना है और टच नहीं करना। तो आप नोटिस करोगे जो पेपर पीस है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स अ प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ एंड स्टिक टू इट व्हेन इट्स ड्रॉट क्लोज टू पेपर पीसेस। जब पेपर पीस के पास वो अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे वो अट्रैक्ट होते जाएंगे और पुल हो जाएंगे, ठीक है, पुल या आप कह सकते हो अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो व्हाई डज दिस हैपन, ये कैसे हुआ? तो जब दो ऑब्जेक्ट किसी भी सर्टेन मटेरियल के रब होते हैं टुगेदर वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को बिल्ड करते हैं अपने सर्फेसिस पर, और इसी चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं बिकॉज हम उनको मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर स्टैटिक चार्ज, और जो जिन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टैटिक चार्ज आता है उनको हम चार्ज ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। टू टाइप्स के चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लस एंड माइनस, ठीक है। चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, एक जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अट्रैक्ट करता है जो कि एक फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है एक अनचार्ज बॉडी पे। हमने इसको रब करा तो उसमें क्या हुआ, फोर्स एक्सर्ट हुआ, फोर्स के थ्रू आपका एक चार्ज, ये चार्ज बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ये चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारा अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, दिस वॉज अनचार्ज। जब इसको मैं पास में लेकर आई तो उसके अंदर फोर्स इसने एक्सर्ट करा इस अनचार्ज वाले पर और ये अट्रैक्ट हो गया। सो जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल सच ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन विद बॉटल्स आर नॉट इन कंटेक्ट। बॉटल के साथ भी हो सकता है जब बॉटल कंटेक्ट में नहीं होती हैं। सो लेट अस डू अनदर एक्टिविटी विद ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक्टिविटी 5.7, लेट अस एक्सपेरिमेंट। सो टेक 2 बैलून्स, अ लेंथ ऑफ थ्रेड एंड अ वुडन क्लोथ। आपको एक वुलन क्लोथ लेना है, 2 बैलून लेने हैं, एक लेंथ ऑफ थ्रेड लेना है। इन्फ्लेट 2 बैलून्स, उन दोनों के अंदर आपको हवा भरनी है एंड उनको टेबल के कुछ इस साइड में आपको इस टाइप में हैंग करना है जो आपको यहाँ पे गिवन है शो, ठीक है। नाउ रब बोथ बैलून्स, आपको इन दोनों बैलून्स को रब करना है विद वुलन क्लोथ एंड रिलीज देम, एंड उनको छोड़ दो। मान लो मैंने यहाँ पे रब करा, यहाँ पे रब करा तो उसको मैं छोड़ दूंगी। सो बी केयरफुल नॉट टू टच, आपको अगेन इस पार्ट को टच नहीं करना, टच करा तो आपका जो पूरा फोर्स था वो हट जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट द बैलून मूव अवे फ्रॉम, जब हम इसे रब करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये बैलून मूव कर जाएंगे। आप टेस्ट भी कर सकते हो, वो रिपेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब रिपेल हो रहा है, दैट मीन्स इनमें जो ये पोल्स हैं वो लाइक पोल्स हैं, दीज वुड बी लाइक पोल्स, ठीक है। नाउ ब्रिंग द वुलन क्लॉथ यूज्ड फॉर अभी, अब जो आपने ये बैलून का सरफेस यहाँ पे जो आपने रब करा था उसी वुलन क्लॉथ को अगर आप यहाँ पे लेकर आओगे ना तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। They move towards each other and as if they are attracting each other. So why do they infer from these observation? इस observation से हमें क्या पता चला? So we found that the two similarly uncharged, जब दो similar charged bodies होती हैं वो repel करती हैं, whereas a charged balloon with a wooden cloth जो कि एक rubbed करा गया था, मतलब एक आपका दूसरा पोल था, मान लो अगर इस नॉर्थ पोल का था बैलून तो ये साउथ पोल का था, तभी इसी वजह से वो अट्रैक्ट हुआ, मतलब अनलाइक पोल्स क्रिएट हुए, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि जो चार्ज हुआ बैलून के अंदर वो डिफरेंट काइंड का था और वुलन क्लॉथ के अंदर डिफरेंट टाइप का चार्ज था जिस वजह से अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, डज इट मीन दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? यस, वन इज पॉजिटिव वन एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। So since the balloon were charged in the same way, we can say that they have acquired similar charges. हमने देखा था कि जब हमने वुलन क्लॉथ नहीं लाया था, दो बैलून्स को छोड़ देते तो दो बैलून्स रिपेल करते, दैट मीन्स उनके अंदर सिमिलर टाइप के चार्जेस थे, ठीक है। सो as the similar charges balloon repel each other, we can infer that similar like poles repel each other, both the rubbing object and the rubbed object they get charged similar kind के ही, ठीक है। जब हम टावर लेकर आए तो उसका चार्ज अपोजिट काइंड का था तो वो अट्रैक्ट हुए, ठीक है, जो कि हमें अनलाइक चार्ज मतलब अनलाइक पोल्स दिखाते हैं जो कि अट्रैक्ट होते हैं विद ईच अदर। सो 2 काइंड के स्टैटिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। जो फोर्स एक्सर्ट होता है एक चार्ज बॉडी पर टू अनदर चार्ज्ड बॉडी या अनचार्ज्ड बॉडी, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ते हैं। व्हेन द चार्जेस मूव, जब चार्ज मूव करते हैं दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है। हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लो ये बल्ब है, ओके, मेरा सेल है एंड मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब
मतलब ये जो वायर, कनेक्टिंग वायर है, इसके अंदर क्या घूम रहे हैं, हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स घूम रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिसके थ्रू ही हमारा ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट का फोर्स बना है। इसी के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बिल्डअप हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट को पूरा कंप्लीट करा है। इट इज़ अ सेम करंट विच मेक्स अ लैम्प ग्लो, यही करंट हमारे लैम्प को ग्लो करता है या हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करता है। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं नॉन कंडक्ट फोर्स का। लेट अस ऑब्जर्व, टेक अ बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड्स, आपको उसे ऊपर सीधा फेंक देना है। डज इट कम डाउन? यस, नीचे आएगा। आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो नीचे तो आती है। सो नाउ थ्रो इट अगेन, दोबारा फेंको, बट दिस टाइम हार्डर, थोड़ा अपनी पूरी ताकत लगा के ऊपर फेंकना, बिल्कुल जी जान से। सो वो उसको सेम टाइम तो नहीं लगेगा, ठीक है, वो दोबारा नीचे आएगी बट सेम टाइम नहीं लगेगी। अब थोड़ा ऊपर डाल, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया उसमें से, तो लेकिन दोबारा नीचे तो आएगी। सो थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस अराउंड यू वेयर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन एनी डायरेक्शन और दोबारा आ रही है ग्राउंड या फ्लोर पर। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, सभी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ क्यों गिरते हैं? सो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द gravitational force. So is there any force which acts on them? कोई ऐसा फोर्स है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। और व्हाट एक्सर्ट दिस फोर्स, क्या एक्सर्ट करता है? एक ऐसा ये फोर्स ऐसा एक्सर्ट करता है जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है टू पुल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो नाउ सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स अर्थ, जैसे हमारे अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं तो इसका मतलब अर्थ भी उनको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब अर्थ एक मैग्नेट का काम कर रही है। सो द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक्सर्टेड होता है बाय अर्थ, इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी सिंपली कहते हैं। सो सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, वो अट्रैक्ट कर रहा है खुद से, तो मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल आपका, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही चीज़ें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन ईदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मैग्नेटिक फोर्स में आपका, मैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्ट भी हो रहा है, रिपल्स भी हो रहा है, एंड यही चीज़ आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी हो रही है, बट ग्रेविटी में आपका सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट के तौर पर ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, वो स्ट्रेट वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड्स आता है बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड से पहले वो सीधा स्ट्रेट आता है। मान लो मैंने से ऊपर फेंका तो सीधा वर्टिकल नीचे आएगा, ठीक है, टू द ग्राउंड सरफेस। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली थ्रो करते हैं अपवर्ड, वो मतलब ऊपर, इन दिस वे, वो दोबारा नीचे आता है विद स्ट्रेट एंड, पहले वो स्ट्रेट आएगा नीचे, फिर स्लो डाउन होगा, डिसलेरेशन होगा, फिर स्टॉप होगा मूवमेंट पे, टॉप पर जाकर। देखो मैंने इसे थोड़ा अपने दिमाग में एक इमेजिनरी चीज़ बनाओ आप, ठीक है। इमेजिन करो आपने बॉल फेंकी, उसका पूरा आप डिस्टेंस, पूरी जो लाइफ है बॉल फेंकने वाले नीचे तक, उसको आप एक मेमोराइज करो अपने माइंड में। आपने बॉल फेंकी, वो ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, फिर एक टाइम पे जाने के बाद, क्योंकि हमने बहुत स्पीड से फेंका है तो पहले तो हमारी स्पीड तेज़ होगी बॉल की, फिर एक टाइम पे जाने के बाद उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी और स्ट्रेट जाएगी वो, ठीक है, स्ट्रेट जाएगी। हमेशा जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है और स्ट्रेट से आती है बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। सो जब पहले हमने से तेज फेंका, तेज़ी रफ्तार से, वो स्ट्रेट जाएगी, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो स्लो हो जाएगी, फिर अपने जब अपने पीक, एक हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाएगी, फिर वो नीचे आ पाएगी, क्योंकि फोर्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, बॉल का फोर्स हमने अप्लाई करा वो कम होता चला जाएगा। जब एक टाइम पर हमारा फोर्स कम हो जाएगा तो वो नीचे आएगा एक टाइम पर, ठीक है। जब वो नीचे आएगा तो स्ट्रेट आएगा, फिर बहुत तेज़ी स्पीड से आएगा, बिकॉज फोर्स हमारा ख़त्म हो चुका है पूरा कंप्लीट, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो बहुत तेज़ी स्पीड पर आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर वो टॉप पे जाके अपना एक मोमेंटली अपने एक पीक पर पहुँचेगा, पीक पर पहुँचने के बाद वो स्ट्रेट पाथ रहेगा टू द वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो वाइल गोइंग अप, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, स्पीड ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होती है जब तक ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं हो जाता, एक मोमेंट पर डिक्रीज होती है, उसका डायरेक्शन जो होता है ना मोशन का, वो चेंज होता है। वाइल कमिंग डाउन द स्पीड गोज ऑन इंक्रीज, जब वो नीचे आती है तो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वी से दैट द ऑब्जेक्ट अंडरगो अ वर्टिकल मोशन, तो ये वर्टिकल मोशन हुआ ना, एक मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली जा रहा है, सिंपल। सो व्हेन इट मूव्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो जा रहा है
बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स? क्या हमेशा अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स के थ्रू ही पुल करती है? नो. कुछ ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होता है, कुछ ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है. मान लो मैंने एक पेपर लिया एंड मैंने एक बॉल ली, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, तो वो उसको पेपर के मुकाबले आने में टाइम लगेगा क्योंकि पेपर हल्का है तो वो जल्दी आ जाएगा. ठीक है, इक्वल फोर्स नहीं हुआ ना इसमें, तो यही चीज़ है यहाँ पे. ठीक है, वेट एंड इट्स मेजरमेंट. दूसरा टॉपिक है वेट एंड इट्स मेजरमेंट. द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट. एक फोर्स जिसके थ्रू एक अर्थ पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स इटसेल्फ, उसको वेट कहते हैं. वेट क्या होता है? एक फोर्स जो कि एक अर्थ पुल कर रही है एक ऑब्जेक्ट को, उसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम वेट कहते हैं ऑब्जेक्ट का. जो वेट होता है ना उसको मेजर करते हैं. ऐसा ही यूनिट जो होती है वेट की वो न्यूटन होती है. इनमें इसमें न्यूटन में स्पेलिंग में एन स्मॉल लेटर होता है, वैसे इसका सिंबल कैपिटल एन होता है. सो द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट. वेट क्या बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है अर्थ के पुल होने पर. सिंस द वेट इज अ फोर्स, वेट हमारा फोर्स है, सो इट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट ऑफ दैट ऑफ फोर्स, न्यूटन. ओके, अब यहाँ पे हम और भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि अर्थ कैसे पुल करती है ऑब्जेक्ट को विद इक्वल फोर्स और नॉट. सो एक्टिविटी 5.9 है, लेट अस एक्सप्लोर. टेक अ स्प्रिंग एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस. आपको डिफरेंट मासेस के लेने हैं और स्प्रिंग आपको लेना है. आपको स्प्रिंग पता है ना, वो लेना है आपको, और उसमें आपको एक रोप को अच्छे या थ्रेड को अच्छे से बांध देना है और उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वेट का ऑब्जेक्ट लेना है. पेंसिल बॉक्स ले लिया, टिफिन बॉक्स ले लिया, स्मॉल स्टोन ले लिया, पेपर ले लिया, रबर ले लिया, शार्पनर ले लिया. ठीक है, हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल. नेल से आपको एक हैंग करना है. ठीक है, उसको आपने कहीं पर टंगाया स्प्रिंग नेल को, इससे पता चलेगा कि आपने लगा रखा है ना उस फोर्स को. आपने इस स्प्रिंग को आपने कहीं टंगाया, उस पर आपने एक थ्रेड को नीचे डाउनवर्ड्स पे आपको थ्रेड को आपने से टाई करा. उसके बाद आपको उस पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रख के देखना है. तब जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रख के देखोगे तो आप देखोगे स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है उनके वेट के हिसाब से. पहले हमने स्ट्रिंग रखा है तो पहले इतना था, हमने स्टोन रखा तो इतना हुआ, और स्टोन ज़्यादा वेट का रखा तो ये और ज़्यादा स्ट्रेच हुआ. सो नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन एंड नोटिस द स्ट्रेच इन स्प्रिंग ईच टाइम. इज द स्ट्रेच कॉज्ड बाय ईच टाइम इज सेम. कि हर टाइम पे जो स्ट्रेच है स्प्रिंग का वो सेम है? नो. कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी होंगे ज़्यादा स्ट्रेच होगा, कुछ ऑब्जेक्ट थोड़े भारी होंगे तो थोड़ा कम स्ट्रेच होगा इन द कंपेरिजन ऑफ द प्रीवियस वन. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के थ्रू हंग करते हैं, जो स्प्रिंग होता है वो स्ट्रेच करता है ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ. ठीक है, वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कॉज्ड इन स्प्रिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट. डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेच अप्लाई होता है इन द स्प्रिंग. ये इंडिकेट करता है कि अर्थ भी पुल करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को विद डिफरेंट फोर्सेस. दैट इज द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट. सो कैन वी यूज द स्प्रिंग टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम ऑब्जेक्ट को वेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग को. सो येस, बट हमेशा नहीं कर सकते. जैसे बहुत भारी चीज़ होगी तो वो स्प्रिंग नहीं उठा पाएगा ना. छोटी छोटी चीज़ों का जो वेट है उसको हम मेजर करने के लिए ले सकते हैं. यहाँ पे गिवन हमें इंफॉर्मेशन है स्प्रिंग बैलेंस की. तो स्प्रिंग बैलेंस आपका सिंपल डिवाइस होता है, हमें बताता है कि किसी के अंदर कितना फोर्स या कितना वेट मेजर हो रहा है, वो हमें बताता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड. वन एंड पर वो हुक के साथ अटैच्ड होता है एट अदर एंड. ठीक है, व्हेन वी हैंग एन ऑब्जेक्ट, जब उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं फ्रॉम द हुक, जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होता है, हमें अमाउंट बताता है स्ट्रेचिंग का, जो कि हमें वेट का ऑब्जेक्ट बता रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ये जो स्केल होता है वो बैलेंस करता है विच इज मार्क टू शो द वेट ऑफ द फोर्स इन न्यूटन. यूजली देयर इज ऑल्सो another scale to show the corresponding values of mass in gram. कोई एक और स्केल होता है जिसके अंदर जो हमें वेट पता चलता है वो ग्राम्स के अंदर पता चलता है. दीज वैल्यूज हैव बीन मार्क्ड विद एजम्पशन. एक एज्यूम करने वाला मार्क होता है, परफेक्ट मार्क नहीं होता. तो स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड ऑन द अर्थ. अर्थ के अंदर यूज होता है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को. लेट अस लर्न टू मेजर द वेट यूज्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. बट फर्स्ट लेट अस familiarize ourselves with the spring balance the way we did with the thermometer earlier in the chapter temperature and measurement. यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी है. स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस टाइप में होता है. यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को हंग करना पड़ता है और जितना स्ट्रेच होगा ना अंदर आपका स्प्रिंग होता है, जितना अमाउंट का स्ट्रेच हुआ उतना ही आपका मार्क करके बता देता है कि इसका वेट कितना है. इसका मैक्सिमम जो होता है वो 10, जिसके अंदर आपका न्यूटन होता है मैक्सिमम, लोएस्ट आपका 0.2 N के करीब होता है. So look at the spring balance shown in figure 5.13 carefully. What is the maximum weight it can measure? 10 Newton. Maximum weight 10 Newton और रेंज इसकी 0 to 10 न्यूटन होती है. अब इसके अंदर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं. सो लुक एट
Look at the spring balance shown in figure 5.13. Note down the following. How much is the weight difference indicate between two bigger marks? कितना यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दे रखा है. The weight difference indicate 0 and 1 न्यूटन और between 0 and 1 to 2 न्यूटन. वो डिफरेंस क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं, वो 1 न्यूटन होता है. ठीक है, ये 1 न्यूटन हुआ ना पूरा कंप्लीट. तो ये पूरा डिफरेंस हमें 1 न्यूटन बताता है किसी भी उसके बीच में, आपके न्यूटन्स के बीच में या वेट के बीच में ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. हाउ मेनी डिवीजन शो बाय सिमिलर मार्क्स आर देयर बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. टू बिगर मार्क्स के अंदर कितने डिवीजन होते हैं, तो सिंपल 5 डिवीजन आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे. 1 is 1 2 3 4 and 5 1 is here. ठीक है, और स्मॉल डिवीजन के अंदर भी हमारा स्मॉल डिवीजन को हम पढ़ते हैं 0.12n. ये 0.12n 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 और 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 न्यूटन आ जाएगा. सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज 0.2n और हाईएस्ट आपकी क्या है, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओगे. Now using this method, calculate the smallest value of a weight that can be measured with the spring balance given to you. आप उसे calculate कर सकते हैं. Your school laboratory may have spring balance for which the range, the value of the smallest division may be different. It is therefore always necessary to look careful at the spring balance. इसलिए हमेशा पहले स्प्रिंग बैलेंस की हाईएस्ट रेंज देखनी चाहिए थी, वो कितना उठा सकता है. अगर ज़्यादा हमने उसके अंदर वेट डाला तो वो ख़राब हो जाएगा. ठीक है, एक्टिविटी 5.12 हमें करनी है पूरी. ठीक है, सो लेट अस मेजर, टेक अ स्प्रिंग बैलेंस इन अ फ्यू ऑब्जेक्ट. कीप इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हैवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू, वरना वो ख़राब हो जाएगा. ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा. सस्पेंड द ऑब्जेक्ट 1 by 1 फ्रॉम द हुक एंड उसकी स्केल को आपको मेजर करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड रखना है. ठीक है, पेंसिल बॉक्स का. ठीक है, पार्शियली फिल्ड वाटर बॉटल का. और पहले आपको देखना है स्प्रिंग बैलेंस का हाईएस्ट वैल्यू कितना है. और अंडरस्टैंड, यू कैन रिपीट एक्टिविटी 5.10 एंड 5.12 फॉर द मास स्केल शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको भी पढ़ लेते हैं. So the mass of an object can be measured indirectly by measuring its weight. हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है इनडायरेक्टली, बिना डायरेक्टली उसको करे हुए, तो हम उसका वेट मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. एक आइडिया लेने के लिए, फॉर कंपेयरिंग इट्स वेट विद द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ नोन मास. ठीक है, यूजिंग अ बीम बैलेंस. अगर हमें बीम बैलेंस क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का एक कंपैरिजन वाला लेना है ना वेट, उसके अंदर आपको 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं बीम बैलेंस में. 2 ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है बीम बैलेंस. वन आपका उसको पहले वाले में आपको एक ऑब्जेक्ट का वेट अननोन रहेगा, दूसरे वाले में आपको पता होगा कि इसका वेट क्या है, जब भी आपका बीम बैलेंस काम करता है. जो कि आप आगे क्लास में पढ़ने वाले हो बीम बैलेंस कैसे काम करता है. सिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर, हर जगह ऑब्जेक्ट का रिमेन तो नहीं रहता वेट. ठीक है, ऑन द अर्थ. सो ऑल द पार्टिकल्स प्रैक्टिकल So for all the practical purposes, it is acceptable to weight an object to find its mass. Now, as we have learned in earlier in this chapter, material around us in grade 6, मास जो होता है अमाउंट होता है मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है और उसको मेजर कर सकते हैं ग्राम या किलोग्राम में, उसका मास कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का. ये वैल्यू रिमेन रहती है. मास हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का रिमेन रहता है अर्थ पर. वेट आपका चेंज होता रहता है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही है किसी भी अर्थ को, या another planet में भी डिफरेंट हो सकता है. pulls an object. So since gravitational force can vary slightly from place to place on the earth, that's why weight can change but mass does not. तो डिफरेंस बिटवीन बताया मास के अंदर. मास के अंदर वेट हमें, मास के अंदर जो आपका जो रिमेन वैल्यू होती है वो सेम रहती है, वेयर एज वेट आपका चेंज हो सकता है. इट कैन बी चेंज, डिफरेंट हो सकता है. A step further, gravitational force of different planets on an object यहाँ पे given है. मास अर्थ पर 1 kg, मून में 1 kg देख पा रहे हो. मास हर जगह सेम है बट जो वेट है वो हर जगह सेम नहीं है, डिफरेंट है. ठीक है, A step further, in daily life, everyday life, particular for the goods we commonly use, हम कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, एन इंटरेस्टिंग अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट की. इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर, मतलब उसका मास क्या है. वेट जानने से पहले हम उसका मास जानते हैं, उसके अंदर कितना मास है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि क्योंकि मास हर जगह, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो हम उसका वेट देखते हैं, मास नहीं देखते, बिकॉज हमें पता है कि मास तो हर जगह सेम रहता है. मास हर जगह आपका सेम रहता है बट वेट हर जगह सेम नहीं रहता. दो वाइल द यूनिट्स ऑफ मास आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द टर्म मास, द टर्म वेट इज टाइपिकली यूज. आजकल के समय में वेट को ज़्यादा यूज़ करा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड दैट द वेट ऑफ द व्हीट बैग इज 10 kg
बट इन साइंटिफिक यूज़ हम इसको क्या कहते हैं, मास, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट टर्म्स विद देयर करेक्ट यूनिट्स इवन इफ एवरीडे लैंग्वेज इज मोर कैजुअल। आजकल के समय में मास की जगह क्या यूज़ करते हैं, वेट, ठीक है, कि आप मुझे इतने किलो सब्जी दे दो, इतने किलो फ्रूट्स दे दो, तो ये सभी हम मास की जगह भी यूज़ करें, जो कि सही नहीं है, हमें साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे इस चैप्टर का, ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। सो वाइल टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ बकेट फिल्ड विद वाटर यूजिंग अ मग, आप क्या देखोगे, जब आप एक पूरे बकेट से भरा हुआ पानी में अगर आप कोई मग को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि मग लाइटर होगा वाटर के अंदर। तो आपने करा होगा, जैसे मान लो मेरा पूरा बकेट है वाटर से भरा, उसके ऊपर मैं कोई खाली सब्सटेंस रखूंगी, खाली ऑब्जेक्ट रखूंगी, बॉटल रख लिया, मग रख लिया, तो वो ऊपर तैरेगा, मतलब उसका वेट जो है बॉटल का या मग का वो कम है, स्लाइटली डिफरेंट है, उससे लाइटर है, ठीक है। सो टेक इफ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट ऑन वाटर सम ऑफ देम फ्लोट, और कुछ डूब जाएंगे, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है अर्थ का वो ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देन वाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टू द बॉटम, सभी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ द वेट, कि उसका वेट कितना है। इसी के थ्रू हम एक्टिविटी 5.13 करने वाले हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, में प्लास्टिक बॉटल लेनी है एम्प्टी, विद इट्स लिड क्लोजली टाइटली, उसकी जो ढक्कन है वो अच्छे से बंद होना चाहिए, और उसको में पूरे भरे हुए बाल्टी से रख उसके ऊपर डाल देना है। पुश द बॉटल इन द वाटर, आपने करा होगा, खाली बॉटल है, अब उसको हम पुश करेंगे, जाम पूछ के ढकेलेंगे तो वो दोबारा ऊपर आ जाएगी, हमें फोर्स भी फील होगा एक, तो हमें एक अपवर्ड फोर्स फील होगा, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, बियॉन्ड फोर्स का अपवर्ड पुश कहते हैं। सॉरी, मतलब बॉटल हमारी बाउंस होकर दोबारा ऊपर आ जाएगी वाटर के सरफेस पर। ये इंडिकेट करता है कि जो वाटर है वो अप्लाई भी कर रहा है फोर्स बॉटल पर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हमने फोर्स अपने यहाँ पे अप्लाई करा, वाटर अप्लाई कर रहा है, अगर वो क्योंकि बॉटल दोबारा ऊपर आई, दैट मीन्स वाटर का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, हमारे हाई है हमारे इस वाले फोर्स से, ठीक है। सो इनफैक्ट सॉरी, सभी लिक्विड सिमिलर फोर्स अप्लाई करती हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसको हम अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं लिक्विड में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करता है ऑन इट्स डाउनवर्ड्स, क्यों नीचे जा सकती, बट बियॉन्ड फोर्स भी अप्लाई होता है, तो इसी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और डाउनवर्ड्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स आपका क्रिएट होता है, बिकॉज वो अट्रैक्ट कर रहा है टू द सर्फेस ऑफ द योर अर्थ, तो ये हमेशा डाउनवर्ड्स क्रिएट होता है, वेयरएज आपका बियॉन्ड फोर्स हमेशा अपवर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका कुछ ऑब्जेक्ट जिनका इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज़्यादा है बियॉन्ड फोर्स तो वो सिंक करेगा, और अगर दोनों के इक्वल है तो जब भी फ्लोट करता है। सर वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच द बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स अपॉन इट्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड कितनी डेंसिटी है, लिक्विड कितना अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, जो कि आप लेटर चैप्टर पढ़ने वाले हो उसी चैप्टर पर। एक हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, Archimedes, a famous Greek scientist, discovered that when an object is fully or partially immersed in a liquid, जब कोई ऑब्जेक्ट पूरे लिक्विड के अंदर partially immersed होता है, आधा ही अंदर होता है, ये एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड फोर्स जो कि इक्वल होगा डिस्प्लेस का। मान लो ये मेरी बकेट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बॉटल रखी है, ये आधी डूबी हुई है, ठीक है, ये हमारी आधी डूबी हुई है, तो इसका मतलब आधी डूबी हुई तो मतलब जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है और जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वो दोनों इक्वल हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इक्वल फोर्स को हम क्या कहते हैं, जो इक्वल होते हैं, दीज आर बैलेंस्ड फोर्स। सो दोनों इक्वल फोर्स है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, इसको हम आर्किमाइड्स प्रिंसिपल कहते हैं। इफ द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है और पानी का वेट कम है उसके हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट डूबेगा ही, और अगर जो वेट है लिक्विड का वो ज़्यादा है तो द ऑब्जेक्ट, तो दैट विल बी फ्लोट इन द लिक्विड। देयर आर सम रॉक्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, कुछ रॉक्स हैं जो वाटर फ्लो कर सकते हैं, बिकॉज जनरली सभी रॉक्स पानी के अंदर डूबती हैं, बट कुछ रॉक्स जैसे प्यूमाइस, ये जो रॉक्स हैं जो कि हमें वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है, जब लावा बहुत ज़्यादा गैसेस को इवॉल्व करता है और वाटर वेपर कूल डाउन हो जाते हैं, तो टाइनी टाइनी बबल्स गैस इनसाइड होती है जो कि लेटर ऑन सूखने के बाद एक पोरस रॉक को क्रिएट करती है, जो कि एयर पॉकेट के थ्रू फिल्ड अप होता है, दैट्स वाई ये अंदर फ्लोट कर पाता है। जो कि लेस डेंस होता है
बाकी रॉक्स के हिसाब से और वाटर के हिसाब से लेस डेंस होता है, दैट्स व्हाई फ्लोट कर पाता है ऑन द वाटर सरफेस। That's the chapter of today's class. If you like my channel, so please subscribe to it and share to your friends for more updates. अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन या आपको कोई सैम्पल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।